हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। ठीक है, देखिए अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट में पढ़ना है तो वो हमने जो है एचएससी क्रैश कोर्स जब किया था तो ये हमने जो है सारी चीज़ें की हुई हैं उसमें, ठीक है, डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन जो है इसकी लेने वाले हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी जो है साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किसकी, कानून की, यानी कि लॉ की। देखिए लॉ की अगर मैं बात करूं तो कानून जो है ये अलग अलग तरीके का होता है। कैसे होता है, देखिए एक होता है कॉमन लॉ और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लॉ। कॉमन लॉ यानी कि जो साधारण कानून होता है उसकी बात हो रही है। ओके, जो साधारण कानून होता है या जो सामान्य कानून होता है, इस कानून को बनाने के लिए किसी संविधान में संशोधन या अधिनियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट जो है कोर्ट के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी लॉ होता है। स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब क्या होता है, वैधानिक कानून। इसमें ये जो कानून बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, संशोधन के द्वारा जो है बनते हैं। ठीक है, अब देखिए सामान्य कानून जो कोर्ट ने बनाया है इसका एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सिनेमा घर हैं, इनमें जो है क्या बजाया जाता है, राष्ट्रगान जो है बजाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसी संशोधन से नहीं आया है, ना ही ये संसद ने बनाया, ये कोर्ट के द्वारा जो है लागू किया गया है। तो ये कैसा लॉ हो जाएगा, कॉमन लॉ हो जाएगा, सामान्य कानून हो जाएगा। ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी लॉ है, वैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया जाए, जैसे कि जीएसटी। ठीक है, गुड सर्विस और टैक्स का जो कानून आया वो क्या है, एक वैधानिक कानून है। ठीक है, इसी तरीके से होता है आपराधिक कानून या फौजदारी कानून, जिसको आप बोल सकते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ जो है अपराध से संबंधित कानून होते हैं। अपराध में अब कौन कौन सी चीज ज्यादा आती हैं, लूट हो गई, हत्या हो गई, हत्या का प्रयास हो गया, ये सारे क्या आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नागरिक कानून होते हैं या जिसको हम दीवानी कानून बोलते हैं, सिविल लॉ जो होता है वो वाली चीज। ठीक है, सिविल लॉ। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें जो नागरिक के से रिलेटेड होते हैं, जैसे तलाक संबंधी हो गया कानून या संपत्ति से रिलेटेड हो गया, वो आ जाएंगे नागरिक कानून में, यानी कि सिविल लॉ में। तो हमने अलग अलग टाइप के पढ़े। कॉमन लॉ जो कि कोर्ट के द्वारा लाए जाते हैं, वैधानिक जो संशोधन के द्वारा, एक क्रिमिनल लॉ है जो लूट हत्या यानी कि अपराधों के लिए जो है जो कानून होते हैं, और दूसरा है नागरिक संबंधी यानी कि सिविल लॉ जो नागरिक के हित के लिए होते हैं, चाहे वो तलाक संबंधी हो या संपत्ति से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये तो हो गए कानून। अब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या आता है, आईपीसी आता है और सीआरपीसी आता है। आईपीसी ही पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, अपराध से रिलेटेड चीजें आती है, यानी कि अपराध के बारे में बताया गया है और उनकी सजा के बारे में, सजा और जुर्माना जो भी है वो सब जो है आईपीसी में बताया गया है। ओके, अब इसमें ना दो तीन टर्म आती हैं अपराध में, जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई और लूट हो गया। अब इन तीनों में अंतर क्या है, चोरी का मतलब क्या है, चोरी का मतलब क्या है, बिना किसी बल के जो है किया गया जो कार्य होता है वो चोरी। जैसे रात को घर में जो है कुछ मतलब जो भी गुंडे वगैरह थे वो घुसे और उन्होंने चोरी की। ठीक है, तो वो बिना किसी बल के जो कार्य किया जाएगा वो चोरी कहलाएगी। डकैती क्या होगी, जब 5 से ज्यादा लोग जो है उस कार्य को करेंगे तो वो क्या होगी, डकैती होगी। और जो लूट होती है वो क्या होती है, जो बलपूर्वक कार्य किया जाता है, जैसे बैंक लूटना है, ठीक है, वो गन के उस पर किया जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगी, लूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें पता होनी चाहिए अपराध की भाषा में। ठीक है, तो आईपीसी में इन्हीं अपराधों की जो है परिभाषाएं जो है दी गई है, इनको डिटेल में बताया गया है कि क्या किसकी मतलब परिभाषाएं क्या है, साथ साथ इसके लिए सजा और जुर्माना क्या है। ओके, ठीक है, चलिए अब आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें क्या है, दंड देने की प्रक्रिया के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, मतलब जो अपराध किया जाएगा उसके लिए अपराधी को दंडित करने के लिए कोर्ट और पुलिस किस प्रक्रिया से जो है उसको लेके जाएगी या किस तरीके से उसको अरेस्ट कर सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस को जो है किस में बताया गया है, सीआरपीसी में बताया गया है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, देखिए मान लीजिए हत्या के अपराध में जो है पुलिस
किसी ने भी कोई अपराध किया है, आरोपी को क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और 6 माह तक क्या कर सकती है, उसको कोर्ट द्वारा जो है जमानत नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो है पूरी प्रोसेस होती है। ये उसमें बताया गया फिर सीआरपीसी में कि जो अगर किसी ने हत्या की है तो पुलिस जो है उसको बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो ये पूरा प्रोसीजर उसमें बताया गया है सीआरपीसी में। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, देखिए आईपीसी को किसके द्वारा लागू किया गया था भारत में, तो 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान के द्वारा जो था इसे भारत में लागू किया गया था। किसको, आईपीसी को। फिर एक आता है विधि आयोग का गठन कब हुआ, विधि आयोग का गठन हुआ 1834 में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, किसने की, लॉर्ड मैकाले ने जो थी इस पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे बने थे और इसी आयोग के सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 1860 का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिए, 6 अक्टूबर 1860 को जो था आईपीसी का निर्माण पूरा हुआ था, यानी कि ये बनकर तैयार हुई थी। लेकिन ये लागू कब हुई, देखिए ये तो तैयार हुई थी इस दिन पूरी तरीके से बनकर, लेकिन अगर आपसे लागू पूछा जाता है तो लागू कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 को जो थी ये लागू हुई थी आईपीसी। ठीक है, और जब ये लागू हुई थी हाँ सिर्फ इतना याद रखिए, 1 जनवरी 1862 को जो थी आईपीसी जो थी भारत में लागू हुई थी। उसके बाद बात आती है कि आईपीसी में कुल धाराएं कितनी है, तो आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। सेक्शंस अगर आपसे पूछे जाते हैं और अध्याय पूछे जाएं तो 23 अध्याय जो हैं आईपीसी की में आते हैं। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब आईपीसी को जो है लागू किया गया उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 का युद्ध सभी को पता है, उसका भी पूछा जाता है, तो उस वक्त भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। और आईपीसी 1860 जब लागू की गई तो उस वक्त भी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सीआरपीसी की। चलिए, अभी हमने आईपीसी में इतना तो पढ़ लिया कि अपराध वगैरह की उसमें सारी परिभाषाएं दी गई है और उनके लिए सजा क्या है ये दिया गया है। अब सीआरपीसी में क्या है, अपराध करने के बाद अपराधी को सजा दिलाने तक, ठीक है, सजा दिलाने तक पुलिस और कोर्ट जो जो कार्य करती है, यानी कि जो जो प्रोसेस को वो अपनाती है, वो सारा किसमें है, उल्लेख सीआरपीसी में है। ठीक है, तो 1861 में जो था सीआरपीसी बिल ब्रिटिश संसद में पास हुआ था और भारत में पहली बार 1882 में जो था सीआरपीसी बना था। ठीक है, 1898 में क्या किया गया, इसको संशोधित किया गया। देखिए याद रखिए, सबसे पहले 1882 में सीआरपीसी बना, 1898 में इसको संशोधित किया गया और आज़ादी के बाद सबसे पहले 1958 में जो थी भारतीय विधि आयोग की जो थी 14वीं जो थी रिपोर्ट आई थी और 1967 में भारतीय विधि आयोग की 37वीं रिपोर्ट आई और फिर उसके बाद 1969 में 41वीं आई, 1970 में फिर एक बिल लाया गया और अंत में मतलब लास्ट में 1973 में जाकर जो था सीआरपीसी को लागू किया गया था भारत में। ठीक है, ओके, अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये जो लागू हुई थी भारत में 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सीआरपीसी कब लागू हुई तो 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी पूरे भारत में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए, ओके, तो पूरी तरीके से लागू 1974 में हुई थी। 1973 में क्या हुआ था, 1973 में जो था दंड प्रक्रिया संहिता जो भारत में थी उसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। इससे पहले तक 1974 से पहले तक जो थी भारत में कौन सी सीआरपीसी लागू थी, 1898 वाली। ठीक है, ये वाली जो थी लागू थी जिसको संशोधित किया गया था। 1882 में लगाई गई थी, फिर इसको 1898 में संशोधित किया गया, तो 1974 तक जो थी यही सीआरपीसी जो थी भारत में लागू थी। उसके बाद जो था 1 अप्रैल 1974 को जो था एक अलग से जो थी सीआरपीसी जो लागू की गई थी। ठीक है,
चलिए अब बात आती है धाराओं की कि इसमें कितनी धाराएं थी। तो सीआरपीसी में जो है 484 धाराएं हैं और 37 अध्यायों में जो है ये बटी है। 37 अध्याय हैं इसमें, ठीक है। 484 धाराएं, 2 अनुसूची हैं जो 37 अध्यायों में बटी हैं। तो ये बस इसमें याद रखिए। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अध्याय भी पूछा जा सकता है कि किस अध्याय में क्या है, क्योंकि जैसे ग्राम सचिव के पेपर में पूछ लिया गया था अध्याय से रिलेटेड, तो आईपीसी के अध्याय इंपॉर्टेंट है। सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आईपीसी के आप जो है उसमें से भी कुछ कुछ चीजें जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके, एक और चीज याद रखिए, आईपीसी 1860 जो है ये विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान कौन सा है, तो वो है आईपीसी 1860, ठीक है। ओके, इसमें अपराधों की परिभाषा है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि ये लॉर्ड मैकाले जो थे उस वक्त अध्यक्ष बने थे और उनके टाइम पे जो था ये लाया गया था, मतलब उन्होंने लागू करवाया था। ओके, इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा जैसे सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी जो दंड संहिताएं हैं वो भी मैकाले के द्वारा ही जो थी बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? मैकाले के द्वारा ही बनाई गई थी और आईपीसी पर ही जो है इनकी सारी धाराएं बेस्ड हैं। ये मतलब श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई, या फिर अगर आप बात करेंगे अभी पाक, बांग्लादेश, ठीक है, तब तो ये भारत का ही हिस्सा थी। तो इनकी जो अभी दंड संहिताएं हैं वो भी मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अध्यायों की। तो सबसे पहले अध्याय देखते हैं, अध्याय 1। अध्याय 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं इसको। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अध्याय 1 में क्या बताया गया है, उद्देशिका जो है दी गई है कि इस जो भी ये है कानून है, ये आईपीसी जो है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए जो है ये बनाया गया है। तो ये उद्देशिका इसमें बताई गई है और इसमें धारा 1 से लेकर 5 तक जो है आती है। इसमें भी क्या है, धारा 1 में क्या है, सबसे पहले तो यही बताया गया कि इसका नाम जो है ये है। फिर धारा 2 है कि अपराध किस किस उसमें जो है, मतलब किस किस को अपराध माना जाएगा और उसके लिए क्या क्या सजा जो है, किसके तहत जो है सजा दी जाएगी, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हैं धारा 1 में आईपीसी के बारे में बता रहा है कि इसको आईपीसी कहा जाएगा। धारा 2 में कि भारत के अंदर जो है कोई भी अगर अपराध होता है तो सजा इसके तहत दी जाएगी। भारत के बाहर कोई अपराध होता है तो भी सजा आईपीसी के तहत दी जाएगी। उसके अलावा वायुयान, जलयान जो भी है, इसमें भी अगर कोई अपराध होता है और जो भी जहाज है वो अगर भारत में रजिस्टर्ड है तो भी सजा आईपीसी के तहत ही होगी। तो ये इसमें बताया गया है 1 2 3 4 5 में कुछ अपवाद दिए गए हैं कि हर एक के लिए जो है सजा का प्रावधान नहीं है आईपीसी के तहत, तो वो कैटेगरीज उसमें डाली गई हैं। ओके, तो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे उद्देशिका जो है देखनी है कि फर्स्ट में ये डाला गया है, ठीक है। सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो भाग है इसमें आता है 6 से लेकर 52 तक, जिसमें दी गई है साधारण उद्देशिका। यानी कि इसमें जो है परिभाषाएं जो है बताई गई हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, स्त्री पुरुष का मतलब क्या है, मीन्स जो आईपीसी में माना गया है उसके तहत जो है बताया गया है। वचन क्या है, जंगम संपत्ति क्या है, अलग अलग तरीके की परिभाषाएं जो है इसमें बताई गई हैं, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 3 जो कि आता है 53 से लेकर 75 तक। इसमें क्या है, दंडों के बारे के विषय में जो है विस्तृत जानकारी है। दंड के विषय में क्या है, विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है अध्याय 3 में, ठीक है। फिर अध्याय 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्याय 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 76 से लेकर 106 तक जो है अध्याय 4 में जो है आता है। और इसमें क्या है, साधारण अपवाद जो है इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, कुछ कार्य बताई गई हैं, जैसे 7 वर्ष से कम आयु के कार्य, शिशु के कार्य क्या हो सकते हैं, ओके। और ऊपर 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें साधारण अपवाद दिए गए हैं, यानी कि जनरल एक्सपेक्टेशंस को जो है इसमें डिफाइन किया गया है 4th में। उसके बाद आता है 5 में। 5 जो है ये 120A से लेकर 120B तक है, जिसमें नहीं 107 से लेकर है, पहले वो 5A है, तो 107 से लेकर 120 तक है, जिसमें है उकसाना, ठीक है।
उकसाने से संबंधित, मैंने उकसा कर किसी को कोई अपराध करवाना, वो सब इसमें बताया गया है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा साधारण अपवाद, जनरल एक्सपेक्टेशन जो है ये 4th में है। इसी तरीके से 6 है 121 से लेकर 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराध जो है इसमें बताए गए हैं। ठीक है। 7 है 131 से लेकर 140 तक, इसमें तीनों सेनाओं संबंधी अपराध जो हैं बताए गए हैं 131 से 40 तक। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है सारे पढ़ सकते हैं, करवा रखे हैं आपको, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी हम उस पर आते हैं। जैसे 4 हो गया, अध्याय 4 जनरल एक्सपेक्टेशन जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अध्याय 16। अध्याय 16 में क्या दिया गया है? अध्याय 16 में दिया गया है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। इसके अलावा अध्याय 17 आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या है? संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध, संपत्ति को। ठीक है, तो याद रखिए अध्याय 16 मानव शरीर और संपत्ति अध्याय 17 में चली जाएगी। इसी तरीके से आपको अध्याय 20A पता होना चाहिए। अध्याय 20A में क्या है? दहेज से संबंधित अपराध है। ठीक है, दहेज से संबंधित। और दहेज कब लिया जाएगा? जब विवाह हो जाएगा। तो अध्याय 20 अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? दहेज से पहले क्या होगा? विवाह होगा, तभी दहेज मांगा जाता है। तो अध्याय 20 में विवाह हो जाएगा और 20A में दहेज से संबंधित अपराध आ जाएंगे। ठीक है, और अगर विवाह संबंधी अपराध पूछता है तो अध्याय 20 में हो जाएगा ये। इसके अलावा अध्याय 21 है मानहानि के लिए। ठीक है, अध्याय 21 में क्या हो जाएगी? मानहानि हो जाएगी। तो बस ये हैं 4 से 5 जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अध्याय 18 याद रख सकते हैं, दस्तावेजों से संबंधित अपराध। दस्तावेजों से संबंधित अपराध। बट ये 5 तो हैं ही आपको जो याद रखने हैं मेनली। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं धाराओं को। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो देखेंगे। सबसे पहले जैसे धारा 1 मैंने आपको बता दिया, ये बताया गया है इसके टाइटल, मतलब इसका नाम और टाइटल है कि इसका नाम क्या है? IPC 1860 है, कि भारतीय दंड संहिता 1860 इसका नाम है। तो ये धारा 1 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 22। इंपॉर्टेंट है धारा 22। इसमें चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। मीन्स आप कह सकते हैं इसको जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होती है? जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके पास काऊ है, गाय है कोई, वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। कार है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मीन्स कोई भी बाइक है आपके पास, क्या है आपके पास? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये क्या बन जाएगी? जंगम संपत्ति बन जाएगी। यानी कि जो भी चीज़, जो संपत्ति हिल डुल सके वो आपकी क्या कहलाएगी? मूवेबल प्रॉपर्टी, या जिसको बोलेंगे हम चल संपत्ति। अगर आम भाषा में अगर हम इसको बात करें तो क्या बन जाएगी? वो चल संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, तो ये धारा 22 में बताया गया है। ठीक, एक धारा 34 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है धारा 34, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन यानी कि आप कह सकते हैं इसको सामान्य आशय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 5 लोग हैं आपके घर में चोरी करने के लिए आए, उनमें से 4 जो हैं चोरी कर रहे हैं और एक जो है खड़ा होकर पहरा दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते वहां पर कि 4 जो थे वही सिर्फ अपराध कर रहे थे, वो 5वां जो वहां पर खड़ा था वो भी तो अपराध कर रहा था। उन दोनों का इंटेंशन जो है वो सेम ही माना जाएगा। ठीक है, या आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा किसी एक को पीट रहा है और वो दूसरा जो है खड़ा होकर ये देख रहा है कि हाँ वो उसको पीट रहा है और वहां पर कोशिश कर रहा है कि कोई उन्हें ना देख पाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उन दोनों का इंटेंशन सेम ही माना जाएगा, बेशक उस आदमी ने उसको ना मारा हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें हो जाएगी। ठीक, तो वहां पर ये 5 जो हैं ये 5 के 5 अपराधी होंगे और यहां पर ये दोनों के दोनों अपराधी होंगे। तो ये होता है कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय। उसके बाद आती है धारा 53। धारा 53 देखिए, धारा 53 आ जाती है चैप्टर 3 में। ये किस में थी? चैप्टर 2 में। और ये चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में थी, अध्याय 2 में, और अध्याय 3 जो है शुरुआत होती है धारा 53 से। ठीक है, धारा 53 में जो है क्या बताई गई है? इसमें जो है 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है।
दंडों का उल्लेख, 5 तरीके के दंडों का। कौन कौन से, देखिए पता होने चाहिए। सबसे पहले मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा आजीवन कारावास। तीसरा उल्लेख जो यहां पे मिलता है वो है कारावास का। कारावास साधारण भी हो सकता है और सश्रम भी हो सकता है। चौथा जो मिलता है दंड का वो मिलता है जुर्माना। और पांचवा मिलता है संपत्ति का, मतलब संपत्ति पर जो है क्या कर लेना, अपहरण कर लेना, या कुर्की जिसे बोलते हैं ना, संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना, वो वाली चीज कुर्की। तो ये वाली 5 जो है इसमें बताई गई हैं, किसमें, धारा 53 में 5 दंडों का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। धारा 53 में ये है। फिर है धारा 67, जुर्माना ना भरने पर सजा का प्रावधान जो है धारा 67 में है। जुर्माना ना भरने पर सजा का प्रावधान, ठीक है, ये धारा 67 में है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 16, हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है धारा 299 की। धारा 299 में क्या बताया गया है, मानव वध के बारे में जो है इसमें बताया गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान 301 में है और कितनी सजा, 10 साल की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है, ठीक है। धारा 299 के बाद आती है 300, जिसमें हत्या या क्रूरता से मानव वध की बात कही गई है। तो इसमें क्या आ जाएगी, 300 में हत्या। अब हत्या इसमें बताई गई है 300 में, हत्या की परिभाषा वगैरह आप जो कह सकते हैं उसमें। तो इसके लिए दंड भी होगा, तो दंड कहाँ पे आ जाएगा, 302 में आ जाएगा, ठीक है। इस हत्या के लिए जो दंड मिलेगा वो किसके तहत मिलेगा, 302 के तहत मिलेगा, ठीक है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, ये वाली जो हत्या होगी वो किसके अंडर आएगी, मर्डर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी दंड जो है हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है चलता है ये। फिर धारा 303 आती है, जिसमें पनिशमेंट होती है फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। इसके अलावा 304A जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें जो होती है वो होती है डेथ किसके द्वारा, गलती से अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो आ जाती है 304A में, गलती से, ठीक है, 304A में। और 304B में क्या आती है, दहेज, दहेज हत्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें याद रखिए, दहेज हत्या, ठीक है, ड्योरी डेथ है। लेकिन ये ड्योरी डेथ कब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब शादी को अगर 7 साल से कम हुए हैं, तभी जो है उसको हम ड्योरी डेथ मान सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं तो फिर उसको दहेज हत्या नहीं माना जाएगा। अगर आप दहेज हत्या का केस भी करेंगे तो भी वो दहेज हत्या नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये 7 साल वाली जो कंडीशन है ये याद रखिएगा, ओके। तो ये हो जाएगा इसमें। इसके अलावा एक और है धारा 310। धारा 310 जो है ये ठग से रिलेटेड है, और अब ठगी का जो है दंड भी मिलेगा, ठीक है। तो एक में परिभाषा दी गई होगी, अब इसमें ठग की परिभाषा बताई गई कि ठग किस तरीके की जो है सिचुएशन को ठग कहा जा रहा है। तो इसका जो दंड होगा वो किस में है, पनिशमेंट जो है ठग की वो कहाँ पर मिलेगी आपको, धारा 311 में। तो जहाँ पर सजा दी जा रही है उससे पहले वाले में उसकी परिभाषा जरूर दी गई होगी, ओके। तो मोस्टली हर केस में आप देख ही रहे हैं, जैसे 300 और 302 था तो हत्या और हत्या के लिए दंड था, 300 और 301 दोनों में जो है उसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो ये हत्या के लिए हो जाएगा 311 जो है ठग के लिए हो जाएगा, ठगी के लिए, और ये इसका दंड जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखिए अब ये। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। एक एसिड हमले से रिलेटेड भी पूछ सकता है आपसे, तो एसिड हमला आ जाएगा 326A में, ठीक है। और एसिड हमले करने का प्रयास अगर किया जाए तो 326B में आ जाएगा ये। तो अब देखिए एक बार वो कर लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ धाराएं और देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो ये किस में आता है, 121, 21A, 122, 123, 24A आईपीसी की धारा। ओके, ये क्या है, राज्य के विरुद्ध जमाव का मतलब क्या है,
कि भारत में रहकर भारत सरकार के विरुद्ध ही षड्यंत्र करना या हमले के लिए हथियार इकट्ठा करने से रिलेटेड है ये, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो उस पर कौन सी धारा लगाई जा सकती है? 121, 122, 23, इसमें आ जाएंगी ये 122 में, ठीक है। ऐसे ही 124 दिया गया है, तो ये हो जाएगा राज्यद्रोह, जो सरकार के प्रति घृणा को पैदा करेगा, उस पर जो है लगाई जा सकती है धारा, मतलब ये उसमें आता है, धारा 124 के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा हाँ यहाँ पे दिया गया ना सेडिशन 124A आईपीसी में, ठीक। उसके अलावा देखिए अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, विधि के विरुद्ध जमाव यानी कि हथियार लेकर जो है शामिल होना, ये हो जाएगा अनलॉफुल असेंबली 143, 44 और 45 आईपीसी। 143 में वैसे जुर्माना और कारावास है, 144 में जो है ये विधि के विरुद्ध जमाव है, और 145 में क्या है कि आपको पता है कि जो जमाव हुआ है उसके बिखर जाने का आपको अंदाजा है, उसके बावजूद आप उसमें बने रहते हैं, तो वो धारा 145 में आ जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक की कारावास आपको हो सकती है और जुर्माने का दंड भी जो है इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए रायोट्स दिया गया है, यानी कि बलवा करना 147 से 151। तो ये रायोट्स जो है, बलवा करना जो है वैसे एक धारा 146 में आता है, जिसमें बल और हिंसा का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। 147 में क्या है, पहले इसकी परिभाषा बताई गई है कि बलवा करना क्या होता है, ठीक है। फिर 147 में इसके बारे के दंड के बारे में बताया गया है, पहले परिभाषा फिर दंड। तो बलवा करने के लिए दंड जो है धारा 147 में है, और जिसके लिए क्या हो सकती है, कारावास हो सकती है 2 वर्ष से 2 वर्ष तक की, ठीक है। फिर यही बताए गए हैं, धारा 148 है, तो उसमें जो है जो भी हथियार लेकर जो है बलवा करना, यानी कि जो भी आप कह सकते हैं कि हथियार लेकर पुलिस को रोकना जो है, ये धारा 148 में हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही धारा 149 है, ये भी विधि विरुद्ध के जमाव से लेकर ही है। धारा 150 में भी जो है यही है, और 151 में भी जो है 5 या अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनके जमा होने के बिखर जाने का संबंधी जो है चीजें इसमें होती हैं। तो धारा यानी कि 147 से 151 आप बोल सकते हैं ये बलवा करने से संबंधित है, विधि के विरुद्ध जमाव करने से संबंधित है ये, ठीक है। इसी तरीके से आगे 153A जो है दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर शत्रुता का संवर्तन, ठीक। तो ये हो जाएगा, मतलब इसके आधार पर जो है मीन्स धर्म वंश के आधार पर जो है विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करना आप बोल सकते हैं, 153A में हो जाएगा। इसी तरीके से 153 भी है, ये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन आदि से रिलेटेड है, ठीक है। जाली सिक्कों से संबंधित अपराध दिए गए हैं 231, 35, 37 से 40, 242 से 243। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण यानी कि गवर्नमेंट स्टैम्प का जो है वैसा यूज करना, ये 255 आईपीसी में जो है हो जाएगा, ठीक है। तो और जाली सिक्कों से संबंधित हो तो 231 से लेकर 243 आप देख सकते हैं इसमें, ओके। मानव वध से रिलेटेड देखिए 304 आईपीसी जो है ये इसमें लग जाएगी। तो आपको पता है हत्या जो है 300 में है, और हत्या के लिए दंड जो है वो 302 में है, ठीक। तो ऐसे ही 304 है, 304 में हमने क्या पढ़ा था, गलती से अगर डेथ हो जाए तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो बताया गया, मर्डर है तो 302 है, 302 लगेगी, हत्या के लिए जो दंड दिया जाएगा। सह-दोष मानव वध, ये 304 आईपीसी मींस गलती से अगर हो जाती है डेथ तो वो हो जाएगी। 304 भी ड्योरी डेथ, मैंने आपको बताया था, शादी के को अगर 7 साल से कम हुए तो वो ड्योरी डेथ मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 305 आईपीसी दिया गया है, शिशु को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, 18 वर्ष से कम होगा जो उसे उकसाना, ये चीज इसमें आ जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना, ये 306 आईपीसी में होगी। 307 में जो है हत्या का प्रयास करना, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। और सुसाइड का अगर आता है तो वो 309 में होगा। फिर इसमें 308 भी दी है, सह-दोष मानववध करने का प्रयास है। और अगर आपसे सुसाइड पूछा जाता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो वो 309 में। 310 हमने पढ़ी थी, ठग से रिलेटेड थी, और 311 ठगी का दंड यानी कि उसका पनिशमेंट था उसमें। यहाँ पे 313 दी गई है, स्त्री की सहमति के बिना अगर गर्भ प्राप्त कराया जाता है तो 313 में आ जाएगा। गर्भ कारित करने की आशा से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु, यानी कि जो गर्भपात करवा रहे हैं उसके कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो 314 में चली जाएगी, ठीक है।
ओके, तो 312 में जो है पहले गर्भपात कारित करने से संबंधित इसके बारे में बताया गया है। फिर 313 में स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाया जाता है। 314 में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में बताया गया है। और 15 में क्या बताया गया है? भ्रूण हत्या, इन्फेंटिसाइड के बारे में बताया गया है। ओके, 315 और 316 में फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या वही है। 317 आप देखिए एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट, अपावरण और परित्याग के बारे में कहा गया है। ओके, इसी तरीके से एसिड अटैक आपको मैंने बताया था 326 ए में जो है एसिड अटैक जो है आएगा। 326 में क्या था? एसिड हमले का प्रयास करने से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, यही तेजाब से हमले का प्रयास करना। ठीक, ओके, स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला करना 354 आईपीसी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी 354 ये भी। इसमें फिर अलग अलग आते हैं, जैसे कुछ नॉन बेलेबल भी होती हैं, जैसे 356 डी होती है वो गैर जमानती होती है। 354 ए है उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गया। ओके, इसमें दिया भी गया है 354 ए में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, या असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटरनेट टू डिसरोब 354 बी में आ जाएगा। छिप कर देखना 354 सी में हो जाएगा। और स्टॉकिंग, किसी को पीछा करना जो है ये 354 डी में हो जाएगा। और ये कैसी होती है? नॉन बेलेबल होती है। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमने पढ़ी ना 354 में ए बी सी डी, ये सारी की सारी गैर जमानती जो हैं होती हैं, गैर जमानती अपराध जो हैं होते हैं। उसके बाद 359 आता है जिसमें किडनैपिंग के बारे में जो है बताया गया है। इसमें है नहीं, बता देती हूँ मैं। फिर इसमें 363 में दिया गया है किडनैपिंग। ठीक है, बट यहाँ पे किडनैपिंग यहाँ पे जो 359 है उसमें है किसी को मतलब 16 से 18 वर्ष से कम का कोई भी बंदा है उसको भगा कर ले जाना, तो वो आ जाता है 359 में। और फिर 359 में जो है 16 से 18 को भगा कर ले जाना किडनैपिंग, जिसको हम कह रहे हैं व्यपहरण। यहाँ पे बात हो रही है किडनैपिंग की, किसकी? व्यपहरण की। ठीक है, तो उसके लिए दंड जो है वो 363 में है। तो ये यहीं पर ये बताया गया, ये इसमें दंड वाला दिया गया है जिसमें दंड दिया गया है। तो लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो 359 में आपको मिलेगी और 363 में उसकी सजा का प्रावधान है। ठीक है, फिर एक 364 आईपीसी है ये। 364 आईपीसी में क्या है? हत्या के लिए व्यपहरण और अपहरण। ठीक है, तो 364 में क्या हो गया जाएगा? हत्या करने के लिए जिसका अपहरण किया जाता है वो हो जाएगा 364 में। अगर किसी को डरा धमका कर ले जा रहे हैं तो धारा 362 हो जाएगी उस पर। तो ये 364 हो गया। किडनैपिंग फॉर रैंसम 364 ए है, यानी कि फिरौती आदि के लिए, यानी कि डराने के लिए जो है किसी का अपहरण किया है। मीन्स आप कह सकते हैं किडनैपिंग क्यों की गई है? ताकि डरा धमका कर जो है पैसे लिए जा सके, तो वो रैंसम वही होती है चीज, डराना धमकाना किसी को। तो 364 ए आईपीसी में वो आ जाएगा। ठीक है, 365 दी गई है गुप्त रूप से और गलत तरीके से व्यक्ति को सीमित करने के इरादे से अपहरण करना या व्यापहरण करना, ये धारा 365 में है। धारा 366 में क्या है? विवाह या करने के लिए जो है किसी स्त्री को व्यपहरण करना उसका। ठीक है, विवाह को विवश करने के लिए, तो 366 में आ जाएगा। 366 में विदेश से लड़की का आयात करना और 366 बी में नाबालिग लड़की का उपायन, ये दो जो है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ओके, विदेश से लड़की का बोल सकते हो आप। एक ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी 370 और 370 ए में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वैश्यावृत्ति के लिए आए तो 372 हो जाएगा। रेप के लिए 376 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और अटेम्प्ट टू कॉमिट रेप ये 376 और 511 जो है हो जाएंगी। ठीक है, और ये चीज याद रखिए 376 में इनके दंड के बारे में बताया गया है। इनका जो भी परिभाषा होगी रेप की, ये किस में दी गई है? 375 में दी गई है। 76 में इसकी सजा का प्रावधान है, मतलब पनिशमेंट कितनी होगी रेप के लिए, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये थी। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां जो हैं बताई गई हैं। ठीक है, तो दहेज से संबंधित जो है 3 स्थितियां जो है बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक है विवाह से पूर्व, यानी कि विवाह से पहले वाली स्थिति, दूसरी विवाह के अवसर पर, और तीसरी है विवाह के बाद। ठीक है, यानी कि अगर विवाह से पहले उनसे जो है दहेज मांगा गया, या विवाह के टाइम पर, या विवाह के बाद।
ठीक है। तो दहेज लेने और देने या इस पर उकसाने पर जो है 6 महीने का जो है अधिकतम कारावास हो सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है उसको देना पड़ सकता है। ठीक है। तो दहेज के से संबंधित ये 3 स्थितियां जो है बताई गई हैं। तो दंडनीय है, चाहे दहेज लेना हो, दहेज देना हो, और या फिर लेने देने के लिए उकसाना हो। ठीक है। या फिर वधु के जो माता पिता होते हैं या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग की गई हो, तो ये दहेज निषेध अधिनियम है, 1961 में है इसका प्रावधान, और 1961 में की धारा 3 और 4 में ये बताया गया है। तो इसके लिए 3 स्थितियां जो है बताई गई हैं। ठीक है। अगला देखिए, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? अमल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के लिए दंड, ये एसिड हमले की बात हो रही है। तो एसिड हमला हमने पढ़ा था, ये 326 में जाता है। ठीक है। एसिड हमला किसमें है? 326 में है। तो ये तो नहीं होगा, 326 ए और बी में है, एक में एसिड हमले से रिलेटेड और दूसरा एसिड हमले का प्रयास है, तो ये तो नहीं होगा इसमें। अगला है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। तो ये वाला सही जो है यहाँ पर हो जाएगा 97 का, क्योंकि धारा 354 में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इस तरह की लज्जा या भंग करने के आशय पर जो उस पर हमला किया जाता है वो हो जाएगा, या किसी पब्लिक प्लेस पर महिला की बेइज्जती की जाती है या उसे चोट पहुंचाई जाती है, तो धारा 354 में ये आता है। और 4 चीजें हमने इसमें पढ़ी। ए में हमने पढ़ा था सेक्सुअल हैरेसमेंट, बी में हमने क्या पढ़ा? डिसरॉब, तीसरे में तस्वीर खींचना, और चौथा क्या था? उसका पीछा करना, स्टॉप करना। तो ये सारी की सारी कैसी होती हैं? और गैर जमानती अपराध होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही रहेगा। आगे यहाँ पे दहेज उत्पीड़न के लिए दंड से दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, और ना ही घरेलू हिंसाचार के लिए दंड होगा। ठीक है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगी। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान जो है किया गया है? धारा 376 में भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसाचार या बलात्कार। देखिए, बलात्कार के लिए जो है दंड दिया जाता है धारा 376 में। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो 375 में है, तो ये हो जाएंगे 375 और 376 इससे रिलेटेड। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था ना भ्रूण हत्या का, ये किसमें था? तो इसमें बाल विवाह और ये भी दिए हैं। तो भ्रूण हत्या हमने पढ़ा था 315 और 316, क्योंकि 312 से शुरू हो जाती है। 312 में क्या था? गर्भपात कराने से रिलेटेड दिया गया। फिर 313 में स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात है। 314 में अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उस हादसे से, और 315 में क्या है? भ्रूण हत्या है, यानी कि फोर्टिसाइड है 315 और 316 में। ठीक है। तो ये उसमें हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिंसा। ठीक है। क्या कहा जाएगा? हिंसा। आगे है पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? तो पोक्सो अधिनियम को लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 से। ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है। तो पोक्सो एक्ट आपको पता होना चाहिए कब जो था ये लागू किया गया था, और ये किससे रिलेटेड था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से था, मतलब बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट से, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट से या पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए जो था ये लाया गया था। तो पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को जो था ये लाया गया। ठीक। अगला है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर जो था किया गया था? विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन तो ये किया गया था जिला स्तर पर। बालक एवं किशोर श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र पर काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो 14 वर्ष तक के बच्चे को। आगे है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष जो था लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया 1956 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो ये हो जाएगा विशाखा केस में। ठीक है। तो विशाखा जो है यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? इनमें से किसकी जो है महिला एवं बाल विकास में जो है शिकायत की जा सकती है? सती अधिनियम की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम या दहेज निषेध की। तो इनमें से जिसकी की जा सकती है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, एक मिनट, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, अगला है मानव तस्करी बिल किस वर्ष में जो था अधिनियमित किया गया? 2018, 1, 8 या 1980? तो 18 जुलाई 2018 को जो था महिला और बाल विकास मंत्री थी मेनका गांधी, उन्होंने जो था मानव तस्करी बिल को जो था लोकसभा में पेश किया था। तो कब अधिनियमित किया गया? 2018 में इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? दंड का प्रावधान पूछा गया है कि दंड का प्रावधान किसमें है। ओके, 375 में क्या था? 375 हमने पढ़ी थी। 375 में जो है उसके रेप की जो है बात कही गई है और उसकी जो पनिशमेंट है वो किसमें है? 376 में है। लेकिन 376 में भी फिर अलग अलग आती हैं, जैसे 376 ए है, इसमें क्या है? इसमें है ओके, इसमें पूछा गया है उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ जो बलात्कार किया जाता है, तो वो आ जाएगा 376 ए में होना चाहिए। हम्म, 376 हो जाएगा। 375 में तो इसकी परिभाषा है रेप की, 376 ए में जो है ये डरा धमकाकर हो जाएगा। 376 बी में क्या है? किसी पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के साथ जो किया जाता है उसे हैरिश करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो 376 बी में जो है चला जाएगा। ओके, और 376 सी भी जो है फिर इसी से रिलेटेड हो जाएगी आगे। ओके, 376 डी और याद रखिए इसमें चला जाता है गैंग रेप, सामूहिक जो बलात्कार होता है वो किस में होता है? 376 डी में होता है। ठीक है, तो 376 ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मेल खाती है? 376 बी कहा गया पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये जो चीज इसमें दी गई है उसको डराना धमकाना, ये 376 ए में है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, ये वाली चीज है इसमें, ये जो चीज है इसका मतलब यही है, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, तो ये 376 ए में है। उसके बाद 376 सी है सामूहिक बलात्कार, तो अभी मैंने आपको बताया गैंग रेप किसमें है? 376 डी में है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। अगला है 376 बी। 376 बी क्या है? पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, तो ये चीज जो है इसमें सही हो जाएगी 99 में। ठीक है, ये वाला सही है पति पत्नी का। धारा 376 सी ये वाली भी जो है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 376 बी जो है सही दिया गया है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? 354 ये पूछा जाता है बार बार, और ये हमने पढ़े थे 354 में ए बी सी डी जो नॉन अवेलेबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 में? यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा यौन उत्पीड़न के लिए सजा। ना तो इसमें एसिड अटैक आता है, ना बाल पोर्न से रिलेटेड है, और ना ये बाल विवाह से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 354 किस में हो जाएगा? ये यौन उत्पीड़न के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो है आ जाएगा 354, स्त्री की लज्जा को भंग करने से रिलेटेड था जो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी आप एसिड अटैक तो हमने पढ़ा ही है, 326 ए में और बी में है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला है जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो किस ड्रेस में होना चाहिए? सिविल ड्रेस में होना चाहिए। अनैतिक व्यापार अधिनियम
के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल तक की जो है जेल हो सकती है? तो उसको न्यूनतम 7 साल तक की जेल जो है हो सकती है। ठीक है, रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करवाने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान जो है करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनके लिए क्या सजा है? 3 से 5 साल तक की सजा है और 10 से 50,000 का जुर्माना जो है इन पर लग सकता है। ठीक है, अगला है दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत जो है कि मतलब दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत यह किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा धारा 8B के अंतर्गत। आगे है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ पूछा गया है कि दहेज का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दहेज का मतलब शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो एक मिनट, इसमें ये पूछा गया है, ये धारा जो बताई गई ये 1961 का जो दहेज निषेध अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो उसमें किस धारा के तहत जो है दहेज को अर्थ बताया गया है? तो उसमें जो है धारा 2 के अंतर्गत जो है दहेज का अर्थ बताया गया है। किसके अधिनियम के तहत? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत जो है धारा 2 को दहेज अधिनियम संशोधन अधिनियम के तौर पर जो है संशोधित किया गया है। ठीक है, और दहेज का मतलब हमने ऊपर पढ़ लिया, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो दी जाती है उसको जो है बोला जाता है दहेज। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने या दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत हैं? श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, अपराध या परंपरा? तो दोनों ही किस में आ जाएंगे? अपराध की श्रेणी में आएंगे ये। ठीक है, तो अपराध आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। 376 अगर आपको पता है किससे रिलेटेड है तभी तो हम बता सकते ना। तो 376 में क्या है? 376 किसके बारे में है? ये 376 में जो है 376 में वो है ना पनिशमेंट फॉर रेप। ठीक है, वो है 376 में। फिर आगे 376A में जो है अलग अलग भाग उसमें दिए गए हैं। तो पनिशमेंट फॉर रेप पूछा है कि ये गैर जमानती अपराध है या जमानती अपराध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैर जमानती। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं थी जो दुष्कर्म का शिकार हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 34,000 से अधिक। पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग जो है माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। ठीक है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष जो था लागू किया गया था? प्रतिषेध अधिनियम बाल एवं श्रम किशोर, तो ये लागू किया गया 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राज्य स्तर पर करती है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष जो था पारित किया गया था? तो ये लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम आया 2013 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? वेश्यावृत्ति के लिए बेचना ये आता है धारा 372 में। ठीक है, तो धारा 372 यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक, तो इसके अलावा यहाँ पर 376 दिया है, तो 376 आपको रट जाना चाहिए। ये किसके लिए होता है? पनिशमेंट फॉर रेप है, जो कि कैसी पनिशमेंट है? मतलब रेप के लिए गैर जमानती अपराध जो है ये माना जाता है, तो पनिशमेंट ऑफ रेप जो है इसमें आ जाएगा। ओके, एक इसमें दी गई है धारा 361। धारा 361 किससे रिलेटेड है? ये किडनैपिंग से रिलेटेड है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल
गार्डियनशिप, ठीक है, तो वो किडनैपिंग से रिलेटेड हो जाएगी 361। इसके अलावा एक और है इसमें धारा 398। धारा 398 किससे संबंधित है? तो 398 कहता है कि अगर कोई पर्सन लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अगर अपराधी किसी घातक हथियार ले रखा उन्होंने, तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा से जो है दंडित किया जाए। यानी कि डकैती के लिए जो भी अपराधी होगा उसने अगर क्या लिया हुआ है, कोई हथियार लिया हुआ है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है किसमें? धारा 398 में, ठीक है। ओके, आगे है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति जो है ये किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये भी उसी अधिनियम के अनुसार आएगी, 1961 के अनुसार पूछी गई है, तो ये हो जाएगी 97 का डी, धारा 8B के अंतर्गत, ठीक है। किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा का दंड का प्रावधान देती है? जबरदस्ती जो हमने पढ़ा था ना, किसमें? 354 में था, अलग अलग पार्ट्स हमने 354 के पढ़े थे। तो 354 धारा 354 क्या है? स्त्री की लज्जा को भंग करना। 354A में क्या था? सेक्सुअल हैरेसमेंट था। 354B में क्या था? डिसरोब था। तो 354B जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 354C थी अश्लील तस्वीरें लेना, और 354D क्या थी? उसका पीछा करना है, यानी कि स्टॉक करना उसको, ठीक है। तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है? तो धारा 376 के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? अब आ गई गैंगरेप वाली, तो ये 376D में हो जाएगी। बाकी मैं A B आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या जो है इसमें होते हैं। 376D का मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है, तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान, ये है 376D का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। PCPNDT किस से संबंधित है? PCPNDT तो ये है जन्म से पहले लिंग निर्धारण से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? विदेश से अगर आयात उसका जो है होगा, तो उसमें पूछा गया है कि किसके तहत जो है उसको दी जाएगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा धारा 366 में है ये, ठीक है। 366 में भी अलग अलग आती है, जैसे सबसे पहले धारा 366 आती है। इसमें क्या है? विवाह करने के लिए मतलब विवाह करने के लिए किसी स्त्री को विवश करना और उसके कारण उसका अपहरण करना, ठीक है, तो वो धारा 366 में चली जाएगी। फिर 366A आती है, वहां पर जो है लड़की के अपमान से रिलेटेड हो जाएगा, प्रिकॉशन ऑफ माइनर गर्ल, 18 वर्ष से कम है तो वो। और 366B है जहां पर जाती है विदेश से लड़की का आयात करना, तो धारा 366B यानी कि ख जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष जो है मंजूरी मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2018 में। पोस्को अधिनियम के द्वारा पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या विवरण के लिए कारावास से जो है दंडित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। अगला है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष में जो है लागू किया गया था? ये इसमें पूछा गया है। 1985, 86, 87 या 88? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये लागू किया गया था 1986 में, 1986 में। आगे है स्त्री धन का अर्थ बताइए। स्त्री धन क्या होता है? विवाह के समय पर जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहा जाता है। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है?
कौन जो है महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, ये पूछा गया है। तो महिला पुलिस अधिकारी जो है कर सकती है। ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए अधिनियम जो था ये किस वर्ष जो था लागू किया गया था? तो 2015 में किया गया था। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट किस वर्ष जो था लागू किया गया था? तो 2012 में किया गया था। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की जो है नियुक्ति की जाती है? तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगी एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? जो बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है पूछा है इन्होंने। माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन, तो ये तो है ही। मोटल में काम करने वाला बच्चा, होटल में गाना था वैसे, यहाँ पे होटल में काम करने वाला बच्चा, ये भी हो सकता है। माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, ये बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी सारे हैं। कानूनी विधियों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात, ये भी जो है बाल अधिकार उल्लंघन का मामला है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का जो है गठन किया जाना चाहिए? तो वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन जो है किया जाना चाहिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में जो था पारित किया गया था? तो 2005 में किया गया था, घरेलू हिंसा से संबंधित। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार की दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? यहाँ पे फिर से वही धारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सजा का प्रावधान है धारा जुर्माने का धारा 4 में। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किस से संबंधित है? धारा 304 पूछ लिया है। तो धारा 304 किससे संबंधित हो जाएगी? दहेज के कारण मौत से संबंधित होगी ये। ठीक है, दहेज मृत्यु। ओके चलिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग कितने गुना जो हैं हो गए हैं? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा 2 गुना हो गए हैं। धारा 376 DA किससे संबंधित है? 376 DA की बात की है इसने कि 376 DA में क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। डी में गैंग रेप ही है तो DA में जो है ये हो जाएगा 16 साल से कम उम्र की लड़की। कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा जो है दी जाएगी? तो ये हो जाएगी 12 साल से कम उम्र की बच्ची से। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम की लड़की को नाबालिग माना जाता है? तो इस निषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम की लड़की को जो है नहीं, तो यहाँ पर 18 और 21 जो है सही होना चाहिए। 18 और 21, 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़की को जो है नाबालिग माना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम किस वर्ष जो था लागू किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1994 में लागू किया गया था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को जो सुबह जुटाने में किस कोर्ट को जो है अधिकार प्रदान किए गए? तो राइट आंसर होगा सिविल कोर्ट को। 376 DB किससे संबंधित है? तो 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। और अभी हमने पढ़ा था ना एक और, यहीं पर अगर आप देखेंगे DA था तो वो 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। सन डैश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था तो ये 2013 में। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860
एक बक्से में जो यह का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बॉक्स में पाए जाएं और इस परिस्थिति से वे चोरी के लिए दोषी ठहरा जाए। यानी कि कोई बंदा किसी और बंदे के सामान में जो है कोई सामान रख रहा है इस उससे कि ताकि जब वो सामान मिले तो वो दोषी ठहराए। तो इसके लिए क्या हो सकता है, मतलब क्या आएगा, वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध के लिए। तो ये गढ़ने के आधार पर जो है यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान दंडनीय है। किसमें है ये पूछा गया है। इसमें किससे रिलेटेड पूछा है, ये लोक शांति भंग करने से रिलेटेड जो है बात की गई है। तो ये किसमें हो जाएगा, धारा 504 में आ जाएगा। ठीक है। तो 504 जो है धारा भारतीय दंड संहिता 504 में जो है ये प्रावधान है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 मैकनोटन नियम के आलोक में कौन सी धारा का जो था धारा का प्रारूप जो था बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 84 का जो था नियम बनाया गया था। ठीक है। तो यहां पर धारा 84 जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के प्रकारों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 5। हमने पढ़े थे ना धारा 53 में, मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के दंड का प्रावधान है। मृत्यु, आजीवन कारावास, एक कारावास था जो कठिन या सादा हो सकता है। ठीक है। संपत्ति का है, संपत्ति का अपहरण जो हमने पढ़ा था, कुर्की, वो वाली चीज। और जुर्माना भी है लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। बट इसके अंतर्गत जो है दंड के प्रकारों की संख्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो 5 आप याद रखिएगा। इंडियन भारतीय दंड संहिता 1860 दुष्प्रेरण गठित होने के लिए क्या होना जरूरी है, दुष्प्रेरित कृत्य को का कारित होना आवश्यक नहीं है। तो नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड मस्ट बी कमिटेड। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 कै ने घोषणा की कि वह आत्महत्या करना चाहती है और एक कुएं की तरफ दौड़ी लेकिन कै द्वारा पकड़ी गई और कुएं में कूदने से रोकी गई। कै ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है। तो कौन सा अपराध उसने किया है, कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पूछा गया है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 कै भागते हुए बैठ जो एक बैठक में उसके पिता की आलोचना कर चुका था कि ऊपर संचय पूर्वक गोली चलाने का प्रयत्न करता है, परंतु दुर्भाग्य से कै का भाई दोनों के बीच में आ जाता है और इस प्रकार यह मारा जाता है। तो ये क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कै के द्वारा हत्या का अपराध किया गया है। अगर मान लीजिए गलती वो गोली किसी और को मारा था और वो लग किसी और को जाती तो भी वो हत्या का ही अपराधी माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है वह कौन सा अपराध करता है। तो वो अपराध करता है पीछा करना, स्टॉक करना उसको। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय दंड संहिता 1860 मोहन की हत्या करने के लिए रमेश को श्याम उकसाता है। रमेश वैसा करने से इनकार कर देता है। श्याम दोषी है। तो किस चीज का दोषी है, हत्या के दुष्प्रेरण यानी कि हत्या के लिए उसको उकसाने का दोषी हो जाएगा। ठीक है। इंडियन पिनल कोड। अगला देखिए, एड्स बीमारी से पीड़ित कै जानते हुए खे से विवाह करता है और वहां खे को संक्रमण प्रेषित करता है। कै धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। तो किस धारा तो मतलब वो दोषी होगा या नहीं ये बताना है। तो वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि खे उसकी पत्नी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना किस तरीके का अपराध होगा। तो आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है। ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में ये आ जाएगा। यानी कि मृत शरीर से अगर आप बेईमानी से संपत्ति ले रहे हैं किसी भी तरीके से अंगूठा वगैरह लगवाकर, तो वो वाली चीज हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 जो पूर्व में धारा 376
के अंतर्गत दंडित हो चुका है और उसे पुनः उसी धारा के अंतर्गत दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है। यहां आजीवन कारावास का मतलब क्या है? तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एक बार उसको दंड दिया जा चुका है लेकिन उसी धारा के अंतर्गत फिर से वो अगर दोषी पाया जाता है तो आजीवन कारावास का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे जो उसका शेष जीवन बचा है उस पूरे जीवन तक वो कारावास में रहेगा। तो ए का शेष प्राकृत जीवन, इन नेचुरल लाइफ। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 73 के अंतर्गत एकांत प्रतिरोध की अधिकतम अवधि कितनी है? एकांत प्रतिरोध की अवधि यहां पर हमसे पूछी गई है। अब तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये एकांत प्रतिरोध किसमें है, धारा 73 में है। और इसकी अवधि अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होनी चाहिए? 3 माह। ठीक है, अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 माह जो है हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की सहमति के बिना इस आशय से कि जय को क्षति, भय या शोभ कारित हो एक कुत्ते को जय पर झपेटने के लिए भड़काता है। तो ए ने किसके तहत जो है ये कार्य किया, यानी कि जानबूझकर जो है वो कुत्ते को जो है उस पर हमला करने के लिए भड़का रहा है, तो वो किस तरीके का जो है माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आपराधिक बल प्रयोग, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 कै कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ दिया, यानी कि एक बच्चे को मारने के उद्देश्य से जो एक जगह पर छोड़ देती है। यद्यपि परिणाम स्वरूप शिशु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन उससे जो है शिशु की मृत्यु नहीं होती है, तो क्या ने वो जो किया है अपराध वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो हत्या करने के प्रयत्न के अपराध जो है उन्होंने किया होगा। ठीक है, मानववध का नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अपराध नहीं है क्योंकि उस शिशु की मृत्यु नहीं हुई है, तो लेकिन अगर शिशु की मृत्यु नहीं भी हुई है तो भी उसको हत्या करने के प्रयत्न करने का जो है अपराध जो है किया है, उस कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 एक व्यक्ति के द्वारा राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लूट की जाती है, उसे दंडित किए जाने वाले कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? तो 14 साल की सजा उसको दी जाएगी अगर वो लूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 कै को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर कै उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार कै दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो कै का अपराध परिभाषित है। ये किस उसमें है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा धारा 340 में, धारा 340। तो धारा 340 में क्या होता है? रोंगफुल अनफाइनमेंट, सदोष प्रतिरोध है। और इसके लिए जो दंड दिया गया है, पनिशमेंट दी गई है, वो किसमें है? धारा 342 में है। इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो किसमें है? धारा 342 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 इनमें से किस प्रकरण में यह मानते हुए कि धारा 497 को यह मानते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है, असंवैधानिक घोषित किया है? मतलब किस मामले में जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो जोसेफ साइन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसको जो है क्या माना गया है? उल्लंघन जो है ये करती है। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है, उकसाने का तरीका नहीं है? उकसाना, सहायता करना, षड्यंत्र, तीनों है लेकिन प्रयत्न नहीं है आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन प्रयत्न यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 क्या यह धमकी देता है यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मान हानिकारक अपराध लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। तो कै के द्वारा दिया गया अपराध किस तरीके का है? तो ये हो जाएगा एक्सटॉर्शन का केस बन जाएगा ये। ठीक है, ओके, आगे देखिए भारतीय दंड संहिता है साधारण दंड विधि है, विशेषण है, विशेष है, दोनों है या कार्य विधि है? तो यहां पे देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता जो है एक साधारण दंड विधि है। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है, अवैधानिक है और समाज विरोधी या धर्म विरोधी। तो अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा।
ठीक है। अपराध एक है, कैसा दोष है अपराध? अपराध एक लोक दोष है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? सबसे पहले क्या होगा? आशय होगा, मोटिव होगा। ठीक है। अब कोई मोटिव होगा तभी क्या करेगा, उसकी वो प्रिपरेशन करेगा, तो आशय, तैयारी। अब तैयारी होगी तो प्रयत्न, और प्रयत्न पूरा हो गया तो परिणाम भी मिलेगा। तो आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम, ये जो है सही क्रम इसको दर्शाएंगे अपराध की 4 अवस्थाओं को। ठीक है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है, किसने जो है उजागर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की वुल्फ एंड डैन समिति ने। ठीक है। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन है, किसका है ये? ऑस्टिन का कथन है ये। निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो जो अपराध के लिए आवश्यक नहीं है वो है उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? जो आवश्यक तत्व है वो है आपराधिक कृत्य। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से हैं वो? तो वो हो जाएंगे आशय और कार्य। ठीक है। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत को केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मनस्थिति को भी विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा कॉमन लॉ न्यायालयों के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने अवधारित किया कि भारतीय दंड संहिता में एक्ट्स नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? तो ये किया गया है उपयुक्त सभी ने, जेडी मैने, एस.एच. गौर और रतनलाल धीरजलाल, लॉ ऑफ क्राइम्स, इन सभी ने। ठीक है। आपराधिक मनस्थिति में क्या शामिल नहीं है? तो आशय भी है, ज्ञान भी, उपेक्षा भी, हेतु जो है शामिल नहीं है। कुछ मामलों में अपराध तब भी घटित होता है जबकि कार्य आपराधिक आशय से न किया गया हो, ऐसे मामले हैं। तो ऐसे मामले किस तरीके के हैं? कठोर दायित्व के। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कठोर, कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है इनमें से? तो वो है द्विविवाह। ठीक है। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनस्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? ये जो वाद विवाद वाले हैं ना, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये था ब्रेड बनाम वुड विवाद में। ठीक है। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक किसके प्रतिकूल सिद्ध ना कर दिए गए हों। यह मत किस वाद में सर्वप्रथम जो था व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया शिराज बनाम डी रूट जैन में। ठीक। ओके। आर बनाम प्रिंस, उन के प्रकरण में किस न्यायालय ने कहा कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है कि अभियोजन पक्ष को दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है उनमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता, दुराशय मान लिया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने। बी ऑप्शन सही होगा। ओके। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। अपराध का एक आवश्यक अंग जो है माना गया है, तो उपयुक्त सभी में डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी? तो 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त कब हुई? तो 1 जनवरी 1862 से। ठीक है। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रथम भारतीय विधि आयोग के द्वारा जो था तैयार किया गया था। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? कब होता है? केवल यदि वह भारत का नागरिक हो तब। ठीक है। होता है बट कब? जब वो भारत का नागरिक हो। ओके। कैद जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है और दिल्ली में वो पकड़ा जाता है, अपराध के लिए वह विचारित और दोष सिद्धि किया जा सकता है कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। कहां पर दोष सिद्ध किया जा सकता है? दिल्ली में जो है यहां पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित का विचारण किस न्यायालय द्वारा जो है किया जा सकता है?
तो ये किया जा सकता है भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? इनमें में से जो दंडनीय है वो बताना है। इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पूछा है। इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारत की हत्या करता है, या भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है, तो कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है? तो भारत का नागरिक जब इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग पूछा है, तो वो सजा जो है सिर्फ इस बंदे को मिल सकती है, चाहे भारत का नागरिक है, लेकिन अगर उसने बाहर जाके भी अपराध किया है तो उसके आईपीसी के अंडर जो है उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित होने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भारत के न्यायालय के लिए उत्तरदायी होता है? तो बिल्कुल होता है। कब? लेकिन वह भारत का नागरिक हो तब। ए एक विदेशी है, उसने एक दूसरे विदेशी बी को एक विदेशी जलयान में जो जल समुद्र में था छुरा घोंप दिया। ए और बी को उपचार के लिए मुंबई लाया गया, जहां बी की मृत्यु हो गई, तो ए भी मुंबई में उपलब्ध है, तो ए के विचरण में भारतीय दंड संहिता के लागू होने के बारे में कौन सी स्थापना सही है? देखिए दोनों ही विदेशी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मृतक और अभियुक्त दोनों ही कहाँ के हैं? विदेश के हैं, और अपराध भी खुले समुद्र में घटा है, तो ए को भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी, इसीलिए भारत ए में जो है भारत का वियोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अमेरिका का नागरिक ए भारतीय वायुयान में यात्रा करते हुए सह यात्री बी को चोट पहुंचाता है। वायुयान उस समय इंग्लैंड की सीमा में उड़ रहा है, तो ए के विरुद्ध कहां पर कार्यवाही जो है होगी, ये पूछा गया है। ओके, भारतीय वायुयान में यात्रा कर रहा है अमेरिका का नागरिक ए, और वो बी को चोट पहुंचाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा कि ए के विरुद्ध जो कार्यवाही है वो भारत की किसी न्यायालय में वहां उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ए के विरुद्ध भारत के न्यायालय में होगी कार्रवाई। एक्स एक अच्छा तैराक है, वह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है, वह उस बालक से बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, तो बालक डूब गया, तो एक्स ने किस तरीके का जो है अपराध किया है? तो एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है, फिर वो उसकी हेल्प करे ना करे। ठीक है, अगर उसने बच्चा डूबते हुए देख लिया तो भी जो है उसको अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, अगर उसने हेल्प नहीं की तो उसकी। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में भारतीय न्यायालय को अधिकारिता जो है होगी? किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अधिकार, मतलब भारतीय न्यायालय को जो है अधिकार होगा, ये पूछा गया। तो किसी भारतीय द्वारा अगर विदेश में किया गया अपराध तो इसमें भारतीय न्यायालय को अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। किसी विदेशी द्वारा भारत में किया गया अपराध, ये भी हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय पोत पर किया गया अपराध, तीनों ही जो है हो जाएंगे, तो 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे सही होंगे। ठीक, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है कोई नर मानव कितने साल का, ये बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आयु का। ठीक है, उसके लिए पुरुष वर्ड यूज किया गया है। भारतीय दंड संहिता में पुरुष और स्त्री शब्द घोतक हैं किसी भी आयु के मानव नर व मानव स्त्री का, किसी भी आयु के हो सकते हैं पुरुष और स्त्री। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द किसका घोतक है? तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। न्यायालय शब्द किसको दर्शाता है? तो न्यायालय शब्द का मतलब हो जाएगा एक ऐसा न्यायाधीश जिसको केवल न्यायिक कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, ये न्याय कोर्ट ऑफ जस्टिस की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? तो लोक सेवक को परिभाषित किया गया है धारा 21। फिर इसमें अलग अलग चीजें आती है कि लोक सेवक में आगे कौन कौन जो है आता है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है लोक सेवक इनमें से नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से देखिए सिविल जज हो गए, न्यायालय की सहायता कर रहे हैं पंचायत सदस्य, मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो भी लोक सेवक में आते हैं। प्री समापक भी लोक सेवक होते हैं, लेकिन जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं वो लोक सेवक में नहीं आते, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोक सेवक नहीं होगा। एक बार देखिए लोक सेवक जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन है जो लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा। सेना आयुक्त के अधिकारी हो गए, ठीक है, सेना के जो आयुक्त ऑफिसर होते हैं, न्यायाधीश हो गए, निर्वाचन संबंधी अधिकारी हो गए, लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र और लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी हैं, होम गार्ड है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लोक सेवक की उसमें आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्या विधायक जो होते हैं क्या ये लोक सेवक में आते हैं? तो विधायक जो है लोक सेवक में नहीं आते हैं।
ठीक है। या फिर जो ग्राम प्रधान या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो भी लोक सेवक में नहीं आते। बाकी जैसे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, कोतवाल, पुलिस, डॉक्टर अध्यक्ष, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी, ये सब लोक सेवक में आते हैं। तो यहाँ पर सहकारी समिति के सदस्य जो है ये लोक सेवक में नहीं आते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पार्षद हो, ये नहीं आएंगे, तो इसलिए सहकारी समिति का सदस्य भी लोक सेवक में नहीं आता है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत कौन सा लोक सेवक इसमें से नहीं है। नहीं है आपसे फिर से पूछा गया है कि कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा सरपंच। नगर पालिका, विश्वविद्यालय प्रोफेसर, श्रम न्यायालय का न्यायाधीश, ये सब लोक सेवक में आएंगे। लेकिन जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राम प्रधान कौन होता है, सरपंच ही होता है। जिला पंचायत सदस्य, पार्षद हो गए, ये सब विधायक हो गए, ये लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है। ओके, कौन सी चल संपत्ति नहीं है पूछा है इसने। तो चल संपत्ति कौन सी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है वही होती है। चल संपत्ति को किस में परिभाषित किया गया है, धारा 22 में। तो कौन सी जो है इसमें चल संपत्ति नहीं है वो है वृक्ष, ठीक है। मिट्टी, चेक और तालाब का पानी जो उधर लेके जाया जा सकता है, तो ये भी आ जाएगा। वृक्ष जो है ये चल संपत्ति नहीं होगा इनमें से, तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आईपीसी में पहले पूछे गए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं बनती थी वो भी जो है हमने साथ साथ डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।